Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start the chapter number 2 of class 10th economics, and the chapter's name is Sectors of the Indian Economy. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button and you can also check the description box. There you will find the playlist, and if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is sectors of Indian economy. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हमने कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ सेक्टर्स में बांटा हुआ है. उन्हीं ग्रुप्स के बारे में, उन्हीं सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बोलूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलूं, तो वो सारी एक्टिविटीज जिनमें आप पैसे का लेन देन कर रहे हो या किसी सामान का लेन देन कर रहे हो, तो उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं ज्यादातर पैसे से रिलेटेड होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पैसा कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब इसकी ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन टाइप अगर बोलूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इट इज एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो सारे प्रोसेस, वो सारे जरिए, वो सारे तरीके जिनमें किसी चीज की प्रोडक्शन की जा रही है, किसी चीज को बनाया जा रहा है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, या फिर एक्सचेंज किया जा रहा है. एक्सचेंज करना मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जा रही है. इन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो सारे प्रोसेस जिनके थ्रू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, यूज करना, ये सारी चीजें हो रही हैं, उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड अगेन जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का, उसके साथ साथ ये सर्विसेज का भी हो रहा है. गुड्स मतलब होता है सामान, ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, आप छू सकते हो, आप महसूस कर सकते हो. बट सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज सेवाएं होती हैं. मतलब कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको कुछ कंसल्टेशन करेगा, है ना, मतलब आपको कुछ सलाह देगा, ये करो वो करो. तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है. आप टीचर से पढ़ रहे हो, अब टीचर आपको कोई चीज तो नहीं दे रहा जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. टीचर आपको पढ़ा रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो वो क्या है, सर्विस है. राइट. इसी तरीके से जैसे हमारे स्वीपर्स हैं, स्वीपर्स क्या करते हैं, वो कोई चीज तो हमें देते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो सफाई करते हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं. तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी आदान प्रदान, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा जरूरी था कि थोड़ा आइडिया मिल जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. अब जब हम ये पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, इन चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. भले आपको डेफिनेशन याद ना रहे, समझ ना आए, बट वैसे समझ आ जाएगा कि अच्छा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. Right, so let's start with our first topic. Let us look at these pictures. So here they have given few pictures and you can look at these. So in the first picture, here is a postman and he is giving a letter or a post to a lady. तो यहाँ पे पोस्टमैन क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. देखो, पोस्टमैन ने लेटर नहीं बनाया, पोस्टमैन ने लेटर लिखा नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो किसी के लिखे हुए लेटर को उन तक पहुंचा रहा है. तो पोस्टमैन क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाने के लिए. यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे कुली है. अब कुली अगेन ही इज नॉट मेकिंग, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स, वो कोई चीज बना नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो सामान को उठा रहे हैं, अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं. वो जो हैवी लगेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा रहे हैं, तो वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. इस पिक्चर में आप देखोगे तो ईंटें बनाई जा रही हैं, मिट्टी को गूंथ के पूरा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फ्रेम्स में डाला जा रहा है और ईंटें बनाई जा रही हैं. तो यहाँ पे ईंटें बन रही हैं, यहाँ पे चीज बन रही है, ईंटें बन रही हैं. राइट. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक लेडी हैं, शॉपकीपर हैं, और वो अपने सामान को, कपड़ों को किसी को बेच रही हैं. ठीक है. अगेन यहाँ पे वो कुछ
बना नहीं रही, बट वो क्या कर रही हैं, वो किसी के बने बनाए कपड़े को बेच रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो औरतें हैं, फार्मर्स हैं, और ये क्या कर रही हैं, ये कॉटन को, जो कॉटन बॉल्स है उन्हें प्लग कर रही हैं। मतलब इनके कॉटन के खेत हैं, कपास के खेत हैं, और इनकी रुई पक गई है एक तरीके से, और अब उसे वो चुन रही हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, कॉटन बन रही है, कॉटन को उगाया जा रहा है। सो यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यहाँ पे हमने जो भी कुछ चीजें डिस्कस की, ये सब क्या है, इनमें जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लोग किसी ना किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स। इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कुछ सामान प्रोड्यूस कर रही हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। और कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनमें सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है। These activities are happening around us every minute, even as we speak. ये जो एक्टिविटीज हैं वो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हर मिनट में ये एक्टिविटीज की जा रही हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं, अभी हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी ये एक्टिविटीज की जा रही हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी सर्विस आपको दे रही हूँ, मैं कोई चीज आपको नहीं दे रही, बट आई एम गिविंग माई सर्विस टू यू, राइट। इसी तरीके से आप अपने चारों तरफ देखोगे नजर घुमा के, तो कोई ना कोई पर्सन कोई ना कोई एक्टिविटी जो है जरूर कर रहा होगा। आपके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पे जाते हैं, आपकी मम्मी जॉब पे जाती हैं, पापा जॉब पे जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, राइट, वो पैसा कमा रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज। अब हम इन एक्टिविटीज को कैसे समझ सकते हैं। One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. अब देखो ये जो एक्टिविटीज हैं वो करोड़ों लाखों करोड़ों एक्टिविटीज हो सकती हैं, मतलब लोग हजारों तरीके का काम कर सकते हैं, है ना। अब इनको कैसे समझें। एक जो तरीका है इनको समझने का वो है कि हम इनको ग्रुप कर दें, इनको क्लासीफाई कर दें कि एक जैसी दिखने वाली एक्टिविटीज, एक नेचर की एक्टिविटीज को एक ग्रुप में रख दें, दूसरे नेचर की एक्टिविटीज को दूसरे ग्रुप में रख दें। मतलब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को अगर हम ग्रुप कर दें, उन्हें एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दें, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। और ये जो हमने सिमिलर नेचर के बेसिस पे हमने जो ग्रुप बनाए कि इस मान लो ये ए ग्रुप बनाया हमने, इसमें हमने वो सारी एक्टिविटीज रखी हैं जो सिमिलर नेचर की हैं। इसी तरीके से ग्रुप बी है, इसमें भी हमने एक अलग तरीके की एक्टिविटीज रखी हैं, और इन एक्टिविटीज का जो नेचर है वो आपस में सेम है। तो ये जो हमने ग्रुप बनाए इनको हम सेक्टर्स भी कह सकते हैं कि ये सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब हम शुरू करते हैं अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखने से। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करी जाती हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉटन की, कपास की खेती को ही ले लो। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। जो कॉटन की खेती है वो एक क्रॉप सीजन में होती है। मतलब देखो हर क्रॉप को उगाने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पेड़ पौधा जो है किसी भी सीजन में उग जाएगा, फल दे देगा। तो हर एक पेड़ पौधे की तरह कॉटन जो है इसका भी अपना एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन इसको चाहिए होती है, एंड उसी सीजन में क्रॉप को उगाया जाता है। फॉर द ग्रोन ऑफ द कॉटन प्लांट for the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. अब कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए हम मेनली किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अब ये चीजें जो हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे कॉटन की ग्रोथ डिपेंड करती है, बट ये मेन चीजें हैं। मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हम डिपेंड करते हैं खेती के लिए, बट दीज आर द इसेंशियल वंस। रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आज की डेट में कितना भी इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन गया है, कितनी ही फैसिलिटीज, कितनी मशीनें वगैरह आ चुकी हैं, बट स्टिल रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो खेती के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे, सनशाइन पे। देखो धूप तो आप नकली नहीं ला सकते, आप छोटे लेवल पे चलो आर्टिफिशियल तरीके से कॉटन वगैरह को या किसी भी खेती को पौधे को उगा सकते हो, बट बड़े लेवल पे खेती करने के लिए हमें नेचुरल चीजों की जरूरत पड़ेगी ही। सनशाइन की जरूरत है, क्लाइमेट की जरूरत है, कितनी धूप चाहिए, कितना ह्यूमिड एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, धुंध वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो क्या है, वो नेचुरल है।
द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। मतलब कॉटन जो है वो नेचर से निकली है, जमीन में पौधा उगा है, अपने आप वो कॉटन बॉल बनी है, रुई बनी है ना। तो ये इंसानों ने बैठ के फैक्ट्री में नहीं बनाई है, ये नेचुरल है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि जो पौधा है, जो कॉटन मिली है वो नेचुरली मिली है। डेफिनेटली ह्यूमन ने उसमें हेल्प की है, पौधे को उगाया है, बीज को डाला है, बट वो बीज अपने आप जर्मिनेट हुआ, अपने आप पौधा बना, अपने आप पौधे में से रुई बनी। तो वो क्या है, वो सब नेचुरल प्रोसेस है। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. इसी तरीके से अगर हम डेयरी की एग्जांपल ले डेयरी का, तो उसमें क्या है, डेयरी के लिए जैसे दूध दही ये सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स के। मतलब एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे हम डिपेंड करते हैं दूध के लिए। फॉर्डर पे हम डिपेंड करते हैं डेयरी के लिए। फॉर्डर पे कैसे डिपेंड करते हैं, फॉर्डर का मतलब होता है चारा। तो गाय भैंस को, ताकि उनकी बॉडी सही से काम करे, इसके लिए हमें उन्हें चारा खिलाना होता है, उनको खाना खाना होता है, राइट। तो एक अच्छा फॉर्डर हमें चाहिए होता है। और फॉर्डर अगेन कहाँ से आता है, नेचर से आता है। चारा जो है, घास फूस, ये सारी चीजें जो है वो मेनली नेचर से ही आती हैं। तो नेचर से ही चारा निकाल के हम गाय भैंस को खिलाते हैं। जब गाय भैंस अच्छा खाती है तो वो क्या करती है, उसके बॉडी अच्छे से वर्क करती है। और जब उसकी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, उसके बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद फिर क्या करती है, वो दूध देती है, राइट। तो दूध क्या है, दूध भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। जानवर को तो हमने नहीं बनाया, जानवर नेचुरल चीज है, और जानवर से ही नेचुरली दूध आया है, राइट। तो अगेन डेयरी जो है वो भी क्या है, डेयरी पूरा सेक्टर बोलेंगे तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचुरल चीज, नेचुरल प्रोडक्ट मिल्क पे डिपेंड करता है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब बात करें मिनरल्स एंड ओर्स की, तो मिनरल्स ओर्स ये क्या होते हैं, इनको जमीन से निकाला जाता है। आयरन ओर हम कहाँ से निकालते हैं, आयरन ओर को फैक्ट्री में तो नहीं बनाया जाता। आयरन ओर को मैं और आप तो ऐसे कुछ कुछ करके नहीं बनाते। आयरन ओर कहाँ से मिलता है, आयरन ओर जमीन से मिलता है। अलग अलग मिनरल्स जो हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें जमीन से ही मिलते हैं, मतलब नेचुरली मिलते हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. जब हम किसी चीज को, किसी गुड को बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जैसे कॉटन को उगाया गया, कॉटन को कैसे उगाया गया, नेचर की मदद से उगाया गया, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से उगाया गया। बीज को लगाया, बीज को भी किसमें लगाया, जमीन में लगाया। जमीन क्या है, अगेन नेचुरल। उस पौधे को हमने टाइम टू टाइम पानी दिया। अब पानी तो हमने नहीं बनाया, भले ही हमने दिया जरूर है, बट पानी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हमने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया, है ना। सनशाइन का पौधे ने इस्तेमाल किया, और इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से हमने क्या किया, हमने कॉटन का पेड़ उगाया और हमें कॉटन मिली। इसी तरीके से हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अगेन वो सारी एक्टिविटीज जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और एक बार वापस बोलूं तो देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जब भी आप डायरेक्ट नेचर से चीजें निकालते हो, जब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट नेचर से आपको चीज मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आप खुद अपने दिमाग में सोचो कि क्या क्या चीजें हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं। देखो, फल फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स, ओर्स, मिनरल्स, मछली जो फिश हो गई, क्रैब्स, ये सारी जो सी फूड्स वगैरह खाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, वो नेचर से आई हैं। पेट्रोलियम अगर आप देखोगे वो मिनरल की कैटेगरी में ही आ गया। जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, क्रूड ऑयल को हम नेचर से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज जिनमें आप सामान को डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो सामान है वो आपको मिल रहा है, उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज बोलेंगे। और इन सभी एक्टिविटीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। वाई प्राइमरी? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. तो इनको प्राइमरी सेक्टर ही क्यों कहा जाता है, क्यों प्राइमरी बोला जाता है? क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए बेस फॉर्म करते हैं। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स की मदद से ही बाकी सेक्टर अपने काम कर पाते हैं। जैसे कि
अभी जब हम सेकेंडरी सेक्टर टेरिटरी सेक्टर पढ़ेंगे ना तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कॉटन का ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो कॉटन जो है वो नेचुरली आई, अब कॉटन को क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे शर्ट बनाई जाती है। ठीक है, कॉटन को प्रोसेस करके क्या बनाया गया, सूत काता गया, यार्न बनाया गया, यार्न से थ्रेड बनाया गया, थ्रेड को वीव किया गया, उसको बुना गया, उससे कपड़ा बनाया गया, और फिर कपड़े को स्टिच किया गया, उसको सिलाई करके उसकी शर्ट बनाई गई। अब देखो शर्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, और शर्ट जो है वो किसी पेड़ पे तो उगी नहीं थी, शर्ट को फैक्ट्रीज में बनाया, बट शर्ट को किसकी मदद से बनाया, कॉटन की मदद से, और कॉटन जो है वो एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, राइट। तो इसी तरीके से जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो प्राइमरी सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो सॉस है, मान लो टोमेटो सॉस क्या है, उसमें प्रोसेसिंग वगैरह करके उसको फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है। टोमेटो सॉस को आप डायरेक्टली नेचर से तो नहीं निकाल रहे, ऐसा तो नहीं कि कहीं जमीन के अंदर सॉस मिलती है और आपने निकाल ली, ऐसा तो नहीं कि टोमेटो सॉस किसी पेड़ पे उगती है आपने बॉटल तोड़ ली। टोमेटो सॉस को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, बट टोमेटो सॉस बनी कैसे, टोमेटो से, और वो जो टमाटर है वो तो नेचुरल रिसोर्स है ना। तो अगेन जो प्राइमरी सेक्टर है उसको प्राइमरी सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकियों को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की वजह से बाकी प्रोडक्ट्स बन पाते हैं, बाकी सेक्टर्स के प्रोडक्ट जो हैं वो बन पाते हैं। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. अब ज्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू मिलते हैं। मतलब आप ज्यादातर जो चीजें सोचोगे कि जो नेचुरल चीजें हैं जैसे फल, फ्रूट, है ना, ग्रेन हो गए, अनाज हो गए, दूध, फिश, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से जो चीजें हमें मिलती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं प्राइमरी सेक्टर में। मतलब प्राइमरी सेक्टर के जितने भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो इन चीज जगहों से आते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इन सब से आते हैं, और इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो चाहे तो प्राइमरी सेक्टर बोलो चाहे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलो, एक ही बात है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, दूसरे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activities. तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, मतलब प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, उनमें बदलाव किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उनकी, मतलब उनमें कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और वो चेंजेस कैसे होते हैं, वो चेंजेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू चेंजेस होते हैं। मतलब मान लो आपने टोमेटो सॉस बनाई, अब टोमेटो सॉस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। टोमेटो को उबालना पड़ेगा, उसको मैश करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ेगी, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। अब जब आप अपने घर में कर रहे हो तो आप खुद कर लोगे, बट जब बहुत बड़े लेवल पे टोमेटो सॉस बनेंगी तो उसके लिए फैक्ट्रीज सेटअप की जाएंगी, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो नेचुरल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग है, वो कैसे हो रही है, वो इंडस्ट्रीज में हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू हो रही है, राइट। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी के बाद दूसरा स्टेप है। प्राइमरी में क्या था, जैसे टमाटर की खेती की गई और उससे टमाटर जो है वो बन गया। फार्मर ने क्या किया, टमाटर को तोड़ा और उसको बेच दिया। किसको बेचा, सॉस बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। सॉस बनाने वाली कंपनी ने टमाटर, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, उसको क्या किया, उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग की, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे टमाटर को उबाला, मैश किया, ये सारी चीजें की, और फिर अल्टीमेटली फैक्ट्री में क्या बनी, टमाटो सॉस बनी। The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. तो ये जो टोमेटो सॉस है, जो प्रोडक्ट बना सेकेंडरी सेक्टर में, वो नेचर से हमें नहीं मिलता है ना। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, टोमेटो सॉस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें नेचुरल प्रोडक्ट जो कि टमाटर था उसमें काफी सारे प्रोसेसिंग करने पड़े। तो मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल है सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। अगेन वापस से टमाटर जो है, टोमेटो जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिल रहा है, पेड़ उगा, पेड़ पौधा उगा और पौधे से हमें टमाटर मिला।
जो सॉस है वो कैसे बना है, जब टोमेटो में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, प्रोसेस किए गए हैं, तब जाके सॉस बना है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। तो सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट में, और इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं सारे प्रोसेसेस को जिनके थ्रू चेंजेस किए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो फैक्ट्री में भी हो सकती है, वर्कशॉप में भी हो सकती है, और कभी कभी घर में भी हो सकती है। जब किसी छोटे लेवल पे चीजें बनाई जाती हैं तो घर में भी बन सकती हैं, उससे थोड़े से बड़े लेवल पे चीजें बनाई जाती हैं तो वर्कशॉप, एक छोटी छोटे ऐसे वर्कशॉप टाइप खुल जाती हैं, उनमें लोग सामान बनाते हैं। और जब बहुत बड़े लेवल पे सामान बनाना होता है तो क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज सेटअप की जाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn एंड वीव क्लोथ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, हमने प्राइमरी सेक्टर की जो प्रोडक्ट है उसको लिया। प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिला था, हमें कॉटन मिली। उस कॉटन में हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। प्राइमरी सेक्टर से जो हमें कॉटन मिली थी उसको हमने स्पिन किया और उससे yarn बनाया, सूत बनाया। ठीक है, सूत बनाने के बाद उसका हमने थ्रेड बनाया, धागा बनाया, और उस धागे को हमने क्या किया, वीव किया, उससे क्लोथ बनाया, कपड़ा बनाया। अब ये सारी चीजें कहाँ की जा रही हैं, ये सारी चीजें मशीनों पे की जा रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ पे सारा काम हो रहा है या नेचर इन कामों को कर रहा है, नेचर नहीं कर रहा, इंसान इन कामों को कर रहे हैं और मशीनों की हेल्प से कर रहे हैं, राइट। कई जगह आपको देखने मिलेगा कि खुद इंसान इन कामों को कर रहे हैं, जैसे हाथ से सूत काट रहे हैं, जैसे चरखा चलाते हैं तो yarn बनता है। तो इनमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, इनमें प्रोसेसिंग की जा रही है, राइट। जो नेचुरल प्रोडक्ट था कॉटन, उसमें प्रोसेसिंग की जा रही है और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। कॉटन से हमने धागा बनाया, धागे से हमने कपड़ा बनाया, ठीक है। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो शुगर केन, शुगर केन क्या है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। उसमें हमने प्रोसेसिंग की और उससे क्या बनाया, शुगर और गुड़ बनाया। तो शुगर और गुड़ क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग की और ये प्रोडक्ट निकल के आया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। हम अर्थ को, मतलब मिट्टी को यूज करके ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, और फिर उन ईंटों से हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो मिट्टी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, बट उसको यूज किया, उसमें प्रोसेसिंग की और उससे क्या बनाया, उससे ब्रिक्स बनाए। तो ब्रिक्स क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। Since this sector gradually became associated with different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. अब ये वाला जो सेक्टर है, इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो किससे जुड़ी हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़ी हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं आपको इस सेक्टर में देखने मिलेंगी, ठीक है। जैसे कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, उसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, राइट। इसी तरीके से आपको बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने मिलेंगी। जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह बनते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बोलेंगे। इन सारी चीजों में क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जा रहा है और बनाया जा रहा है नया प्रोडक्ट। नेचुरल चीजों में प्रोसेसिंग करके नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेक्टर है ये इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो चाहे आप सेकेंडरी सेक्टर को हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो, दोनों सेम है। नाउ थर्ड सेक्टर की बात करते हैं। After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक और कैटेगरी बचती है एक्टिविटीज की, वो है टेरिशरी सेक्टर। मतलब बाकी जो एक्टिविटीज बच गई, जो एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएंगी, जो एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आएंगी, वो सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, टेरिशरी सेक्टर की एक्टिविटीज। अब ये जो एक्टिविटीज हैं वो दोनों ही सेक्टर से अलग हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से भी अलग हैं और सेकेंडरी सेक्टर से भी अलग है। प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में एक चीज कॉमन थी कि दोनों से ही कोई ना कोई चीज बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। एग्रीकल्चर में भी आप देखोगे तो आप देख रहे थे कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना। जैसे कॉटन हो गई, शुगर केन हो गया, टोमेटो हो गया, तो एक चीज बन रही है, एक सामान बन रहा है। आप सेकेंडरी सेक्टर में देखोगे तो उसमें भी प्रोडक्ट बन रहा था। टोमेटो से टोमेटो सॉस बन रही है, कॉटन से शर्ट बन रही है, शुगर केन से गुड़ शुगर बन रहा है, मतलब कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है। बट इन टेरिशरी सेक्टर कोई चीज नहीं बनती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें सर्विसेज मिलती हैं। These are activities that help in the development of primary and secondary sector. ये जो एक्टिविटीज हैं ये क्या करती हैं, ये
अपने आप से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रही, ये क्या करती हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर को हेल्प करती हैं, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं. दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो जो टेरेस्ट्री सेक्टर की एक्टिविटीज हैं वो अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, बट वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन में, सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में सपोर्ट करती हैं. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. अब मान लो जो फार्मर है उसने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसने कॉटन उगाई. अब कॉटन को उगा के उसको बेचना भी तो है आगे जाके. अब वो बेचेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मतलब हजारों किलो की कॉटन वो अपने पीठ पे उठा के चल देगा मार्केट, नहीं. उतनी ज्यादा कॉटन को कैरी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की मदद चाहिए होगी, ट्रक्स चाहिए होंगे या फिर ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, ठीक है. तो मतलब ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए होगी. फार्मर क्या करेगा, अपनी कॉटन को व्हीकल में रखेगा, ट्रांसपोर्ट में रखेगा, मान लो ट्रैक्टर में रखा, और फिर वो मार्केट ले जाएगा और फिर मार्केट में अपनी कॉटन को बेच देगा. तो अपने फील्ड से, अपने खेत से मार्केट तक ले जाने के लिए उसे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की मदद चाहिए. बिना ट्रांसपोर्टेशन के उसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा, वो मार्केट तक सामान को नहीं ले जा पाएगा, ठीक है. एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. और कभी कभी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें गोडाउन में स्टोर करना पड़ सकता है, कि जरूरी नहीं है ना कि सारा सामान हम एक साथ यूज कर लें या हमारा सारा सामान एक साथ बिक जाए. आपने देखा होगा, आपने जैसे दुकान वगैरह में सुना होगा गोडाउन में सामान रखा है ना. आपने जो अनाज वगैरह होता है उनमें सुना होगा गोडाउन्स हैं, जो अनाज है वो एक रूम में, एक बहुत बड़े से रूम में सारा अनाज इकट्ठा होके रखा है, तो स्टोरेज हो रखी है. तो स्टोरेज जो हो रहा है वो क्या है, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा, बट स्टोरेज अपने आप में एक सर्विस है. जो मान लो मेरे पास एक रूम खाली है, एक बहुत बड़ा रूम जो है खाली है. अब फार्मर मेरे पास आया, फार्मर ने बोला कि अभी मैं अपने कॉटन को बेच नहीं पा रहा, आप एक काम करोगे, मेरी जो कॉटन है वो अपने कमरे में रख लो, यहाँ स्टोर कर लो. मैंने कहा ठीक है, मैं स्टोर कर लेती हूँ, बट स्टोर करने के लिए मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज करूंगी, ठीक है, हर दिन के हिसाब से या हर महीने के हिसाब से जो भी, मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज करूंगी. तो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही, मैंने क्या किया, मैंने अपनी सर्विस दी है. भाई मेरे पास एक रूम खाली था, उसमें मैंने फार्मर की कॉटन रख ली, तो ये क्या है, ये एक सर्विस है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फार्मर को सपोर्ट कर रही हूँ गोडाउन्स के थ्रू. वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स, कम्युनिकेशंस और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड. और जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, मान लो फार्मर को अपना सामान किसी को बेचना है, किसी बड़े बिजनेसमैन को, किसी फैक्ट्री ओनर को अपना कोई सामान बेचना है, तो हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, लेटर्स हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है. हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है. तो कम्युनिकेशन क्या है, वो सर्विस है एक. सिमिलरली हमें बैंक से पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ती है. कभी कभी जैसे फार्मर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, फार्मर को खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है. वो लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है. तो बैंक कोई सामान नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेरिटरी एक्टिविटीज के. क्या, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सर्विसेज हैं. ये एक तरीके से वो एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं. ट्रेड क्या है, देखो यहाँ पे होलसेल एंड रिटेल का एग्जांपल दिया गया है. होलसेल एंड रिटेल शॉप्स जो है वो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो किसी और के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेच रही हैं. और ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब क्या होता है, आप किसी सामान को, किसी सर्विस को बेच रहे हो और खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस चीज का मतलब होता है ट्रेड. तो होलसेल एंड रिटेल शॉप्स जो हैं वो आप खुद देखो, होलसेल एंड रिटेल शॉप्स में ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज नेचर से बन रही है, नहीं. जहां पे ये लोग खुद भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ऐसा भी नहीं कि ये कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो. ये क्या कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं और अपनी दुकान पे बेच रहे हैं. तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेरिटरी सेक्टर के. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called service sector. अब यहाँ पे क्या है,
जो टेरिटरी सेक्टर है उसमें कोई गुड नहीं बनाया जा रहा बल्कि उसमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर आप दोनों ही इसको बोल सकते हो। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अभी हमने ऊपर जो चीजें डिस्कस की थी ना, ऊपर जो टेरिटरी सेक्टर के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, इनमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में मदद मिल रही थी, इनमें कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को अपने गुड्स प्रोड्यूस करने में सपोर्ट मिल रही थी। बट जो टेरिटरी सेक्टर है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन को हेल्प ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, डॉक्टर्स किसी सामान को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बट ये सर्विसेज भी बहुत जरूरी हैं। टीचर्स जो हैं वो जरूरी हैं ताकि बच्चों को नॉलेज मिले और आगे जाके बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम कर सकें। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्थ ठीक रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये लोग अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो पर्सनल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपकी पर्सनल लेवल पे हेल्प करते हैं, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, तो ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो कि आपको दूसरे तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन लोगों की सर्विस से डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन में हेल्प नहीं हो रही। जैसे ऊपर आप देखोगे, अगर बैंक पैसा जो है वो दे रहा है, अगर किसी फार्मर को बैंक पैसा देगा तो फार्मर उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी खेती करेगा और कुछ गुड्स, कुछ चीज प्रोड्यूस होगी, जैसे कॉटन बनेगी, ठीक है। कोई कॉटन की खेती करने वाला फार्मर था, उसने बैंक से पैसा लिया और उसने अपनी कॉटन उगाई। इसी तरीके से कोई बिजनेसमैन था, मान लो वो टोमेटो सॉस बना रहा है, उसने क्या किया, उसने बैंक से पैसा लिया और बैंक से पैसा लेके उसने अपने फैक्ट्री में लगाया। तो इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है। बट अब हम इस पैराग्राफ में जिन एक्टिविटीज को पढ़ रहे हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, कॉबलर्स, वॉशरमैन, ये सारे लोग डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, बट फिर भी ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि इसेंशियल हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। इसके अलावा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अकाउंटिंग वर्क्स, ये और भी दूसरी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. अभी recent times में नई टेक्नोलॉजी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, उसकी मदद से और बहुत सारी नई नई सर्विसेज जो हैं खुल गई हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफे। अब तो इंटरनेट कैफे बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ये ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे आप जाके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, ठीक है। तो ये सारे वो चीजें हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे आई हैं, वो सारी सर्विसेज हैं, राइट। तो ये सारी सर्विसेज जो हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ी, ये भी टेरिटरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो देखो, जितनी भी एक्टिविटीज है ना, दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम इन 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पर हम उनको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में बांट सकते हैं। कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिनमें जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से आ रहा है, तो हम उसको प्राइमरी सेक्टर के कैटेगरी में डाल देंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि कैसे बने हैं, जो किसी नेचुरल प्रोडक्ट में बहुत सारी प्रोसेसिंग, चेंजेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके वो बने हैं अल्टीमेट प्रोडक्ट, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब जिन प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो उनको हम सेकेंडरी सेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। टेरिटरी सेक्टर क्या है, इसमें कोई सामान नहीं बन रहा है, इसमें सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उन सभी सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, हम टेरिटरी सेक्टर में डाल सकते हैं। अब आप देखोगे ये जो यहाँ छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको और मतलब एक क्लियर तरीके से समझाया गया है कि कैसे ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है उससे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, उससे सब्जी वगैरह आई, कॉटन, अनाज, ये सारी चीजें आई, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से चीजें कहाँ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर की चीजों को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। जैसे हमने देखा था शर्ट बनी है, शर्ट कैसे बनी, शर्ट बनी कॉटन से। तो शर्ट बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन। और कॉटन कहाँ से आई है, वो प्राइमरी सेक्टर से आई है। हमने टोमेटो सॉस की बात की, टोमेटो सॉस जो है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, टोमेटो, और टोमेटो अगेन कहाँ से आया है, प्राइमरी सेक्टर से। और आप देखोगे टेरिटरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के नीचे नहीं दिया गया एरो डाल के, बल्कि उसको क्या किया गया है, उसको प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के बीच में रखा गया है, और जिससे ये समझ आता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है टेरिटरी सेक्टर।
अब यहाँ पे आपको छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये तीनों एक्टिविटीज जो हैं, भले ही उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, बट ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। So imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. क्या होगा अगर कोई फार्मर जो है किसी पर्टिकुलर मिल को मना कर दे कि वो अपना शुगर केन उस मिल को नहीं बेचेगा, तो क्या होगा? तो वो जो शुगर केन की जो शुगर मिल है उसको बंद होना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमें ये बताता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मिल हो गई, मिल में क्या है, शुगर बन रही थी, बट अगर गन्ना ही नहीं मिलेगा तो गन्ने को प्रोसेस करके चीनी कहाँ से बनाई जाएगी? तो अगर फार्मर अपना गन्ना बेचने से मना कर देता है तो ये जो मिल है वो शट डाउन हो जाएगी। अब और भी दूसरे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हमें खुद फिल करना है। Imagine what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from Indian market and import all cottons they need from other countries. क्या होगा अगर जो कंपनीज है वो हमारे देश के फार्मर्स से कॉटन खरीदने के लिए मना कर दें और वो कहें कि हम बाहर वाले देशों से कॉटन खरीदेंगे, तो क्या होगा? इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन जो है वो कम प्रॉफिट वाली बन जाएगी, क्योंकि जो फार्मर्स कॉटन बना रहे हैं उनकी कॉटन फिर बिकेगी नहीं, वो बेच नहीं पाएंगे और फिर धीरे धीरे करके फार्मर्स जो है वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। मान लो किसी फार्मर ने पैसा उधार पे लेके अपनी खेती की थी कॉटन की और अब उसकी कॉटन बिक नहीं रही है, तो इसकी वजह से उसको पैसा नहीं मिलेगा और वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा, तो वो दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। और अगर जो फार्मर है वो जल्दी ही किसी और फसल को उगाना नहीं शुरू करेगा तो उसकी हालत, फार्मर की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इससे क्या समझ आता है हमें कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो भी सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर सेकेंडरी सेक्टर जो है हेल्प ना करे तो प्राइमरी सेक्टर भी डगमगा जाएगा, ठीक है। अगर जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं अगर वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को ना खरीदें तो ये प्राइमरी सेक्टर के लोग पैसा ही नहीं बना पाएंगे और वो उन कामों को करना छोड़ देंगे। Farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. अब फार्मर जो है वो अपनी खेती करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें लेते हैं, जैसे पंप सेट हो गए, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाली दवाई, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं। Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. क्या होगा अगर इन सारी चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। अगर इन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि फार्मर के लिए खेती करना महंगा हो जाएगा, उसको महंगे दामों पर इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ेगी, महंगे दामों पर ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा और उसके प्रॉफिट कम होंगे। ये वाला फिर से हमें ये बताता है कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स, पंप सेट, ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, वो सेकेंडरी सेक्टर की चीजें हैं। और ये जो चीजें हैं अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो प्राइमरी सेक्टर पे असर पड़ेगा, फार्मर्स पे असर पड़ेगा, ठीक है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। अब वैसे तो कोई भी पर्सन कहीं पे भी काम कर रहा होगा तो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मेनली आप यूं समझ लो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में रहने वाले जो लोग हैं उनको खाना चाहिए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल मिल्क एटसेट्रा। क्या होगा अगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपनी गाड़ियों में, वो लोग अगर मना कर दें कि वो वेजिटेबल मिल्क एटसेट्रा इन चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर वो हड़ताल पे चले जाएं, अगर ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज वाले जो लोग हैं अगर वो हड़ताल पे चले जाएं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? फूड विल बिकम स्केर्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में फिर फूड जो है वो स्केयर हो जाएगा, स्केर्स मतलब कमी पड़ जाएगी खाने की। रूरल एरिया से अगर खाने को अर्बन एरिया में नहीं ले जाया जाएगा तो इंडस्ट्री, सर्विसेज मतलब अर्बन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो भूखे मर जाएंगे। Whereas farmers will be unable to sell their product। और गांव में जो फार्मर्स हैं, जो खेती कर रहा है किसान, वो अपने सामान को बेच नहीं पाएगा। अगर वो अपने सामान को बेच नहीं पाएगा तो वो पैसा कैसे कमाएगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरफ प्राइमरी सेक्टर है, बीच में टेरिस्ट्री सेक्टर है। टेरिस्ट्री सेक्टर कैसे, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये जो ट्रॉलीज वाले लोग हैं, लॉरीज वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। बीच में क्या, ये टेरिस्ट्री सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट वगैरह
किस सेक्टर में आता है, टेरिशरी सेक्टर में आता है। और दूसरी तरफ आप ये समझ सकते हो सेकेंडरी सेक्टर मान लो, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह में काम हो रहा है और सेकेंडरी एंड इवन टेरिशरी भी है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में भी काम हो रहा है और टेरिशरी सेक्टर में भी काम हो रहा है। अब बीच में कौन है, बीच में ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं। अगर फार्मर्स का जो सामान है, अगर प्राइमरी सेक्टर का सामान टेरिशरी सेक्टर ले जाके इनको नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, ये फार्मर जो है उसके हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा, वो गरीब रह जाएगा, उसके खुद के खाने के लाले पड़ जाएंगे, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मर के लिए क्या है, नुकसान है अगर ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग खाना आगे ना पहुंचाएं। इन लोगों के लिए क्या नुकसान है, जो सर्विस सेक्टर एंड टेरिशरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या नुकसान है, अगर इन तक खाना नहीं पहुंचा तो ये भूखे मर जाएंगे। तो ये जो लास्ट वाला है एग्जाम्पल, ये तीनों सेक्टर्स की इंटरकनेक्टेडनेस को दिखा रहा है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर टेरिशरी सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, टेरिशरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी पे भी डिपेंड करता है, टेरिशरी सेक्टर प्राइमरी पे भी डिपेंड करता है, मतलब हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन वालों को मान लो सेकेंडरी सेक्टर मना कर दे कि हम तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे। ठीक है, हम जो मान लो कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाली कोई कंपनी है, उसको बिजनेस मना कर दे कि मैं तुम्हें अपना सामान नहीं दूंगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जितने भी ये तीनों सेक्टर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। एक का असर दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे का असर तीसरे पे पड़ेगा, तीनों का असर जो है एक दूसरे पे पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये जो सेक्शन है वो क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कौन कौन से 3 सेक्टर्स जो हैं वो हम बना सकते हैं, 3 सेक्टर्स में हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट सकते हैं।